8 बजे की 80 तेज रफ्तार खबरों के बाद अब इनसाइड स्टोरी में वक्त है आज की बड़ी खबरों का रुख करने का। 9 साल में दूसरी बार विपक्ष संसद के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे का टेस्ट करेगा। इस अविश्वास प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे। अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से किसने और क्यों इनकार कर दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे जरूर देखिएगा। ठाकरे नाम प्रखर हिंदुत्व की राजनीति का ध्वजवाहक रहा है, लेकिन अब क्यों यह चर्चा हो रही है कि ठाकरे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल डीएनए चेंज हो गया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने लंदन में ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात भरोसे के टेस्ट की। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होगी। नंबर गेम में सरकार सुरक्षित है, फिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का गेम क्या है, आप देखिए हमारी ये एनालिटिकल रिपोर्ट। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। 4 साल पहले संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, अब वही होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से करीब साल भर पहले 2023 में ही संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होना फाइनल हो चुका है। इस बार मुद्दा है मणिपुर में हुई हिंसा, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी हैं। मसलन एक तरफ प्रचंड बहुमत और दूसरी तरफ गिनती का संख्या बल। जब साथ नहीं है संख्या बल तो अविश्वास प्रस्ताव की क्यों हलचल? सरकार के भरोसे का इम्तिहान, किसका नफा किसका नुकसान? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले लोकसभा में नंबरों का गणित जानना जरूरी है। एनडीए के पास 331 सीटें हैं, इंडिया के पास 144 सीटें हैं। जो पार्टियां दोनों खेमों से बाहर हैं, उनके पास 63 सीटें हैं। यानी मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने इस अविश्वास प्रस्ताव का संसद में ढेर होना तय है। तो जब नतीजा पहले से पता है, तो फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के मोदी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का गेम क्या है? मोशन के मुद्दा हर वक्त जीतने या हारने की चलते नहीं होते। नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाए हैं हम लोग क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सारे विपक्ष की जो चिंता है, शंका है, अनदेखी करते हुए हमारा मांग को ठुकरे जाते हैं। हमारा मांग बड़ा छोटी सी सीधे मांग था कि सदन में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक छोटी बयान दिया जाए और उसके साथ साथ मणिपुर की मुद्दा की विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। लोकसभा में इंडिया अलायंस के दलों की क्या संख्या है उससे हम भली भांति वाकिफ है, लेकिन मकसद संख्या क्या नहीं है। मकसद ये है कि एक संदेश जाना चाहिए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, मणिपुर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आज इस मुश्किल के समय में मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगी है उस पर मरहम लगाने का काम करेगी। विपक्ष के पूरे गेम प्लान को जरा इन बिंदुओं से समझिए। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी को विपक्ष की सियासी जीत माना जाएगा। संसद में मणिपुर हिंसा पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। मणिपुर के बहाने विपक्ष महिला सुरक्षा पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर पाएगा। पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान देना पड़ेगा। दरअसल विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब देने से बच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना जवाब सदन में दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष को मणिपुर मुद्दे पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहिए, लेकिन सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूछ बैठी, विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर ही बहस क्यों चाहता है?
अब तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अब संसद में मोदी सरकार के भरोसे का टेस्ट होकर रहेगा। मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 9 सालों में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। तब पीएम मोदी ने विपक्ष को फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी थी। मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। संसद में अब तक के अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बताता है, आजादी के बाद से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार, लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार, नेहरू सरकार, राजीव गांधी सरकार और वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1 बार लाया गया। जबकि लगातार 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से 26 बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो चुका है। सिर्फ एक ही बार ही ये पास हुआ है और वो साल था 1989 का, जब वोटिंग से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दें। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। वैसे ये मानने वाले भी कम नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के लिए विपक्ष की एक फुल टॉस गेंद जैसा है, जिस पर मोदी मन माफिक हिट करने का मौका नहीं चुकेंगे। 5 साल पहले जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 1.5 घंटे भाषण देकर विपक्ष पर धुआंधार हमला किया था। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो क्या आपने तीसरे टर्म का उल्लेख करके प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे भी दिया? आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। हमारे सहयोगी इस खबर की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। और जैनेंद्र, सवाल मेरा यही है, अविश्वास प्रस्ताव का आखिर खेल क्या है, अंदर की क्या कहानी है? देखिए, सीधी सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेरेबंदी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो लंबे समय तक इस मसले पर चुप रहे और उनका बयान संसद सत्र के पहले दिन आया, वो भी तब जब एक बर्बर वीडियो वायरल हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर सदन में जवाब दें और चूंकि लगातार मांग करने के बाद भी यह संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा था, इसी वजह से जो ज्वाइंट ऑपोजिशन है इंडिया, उसने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ये जानते हुए कि उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन इसके जरिए वो विस्तार से मणिपुर के मुद्दे पर सदन में एक तो सरकार की घेरेबंदी कर पाएंगे और इसके बाद सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, रिप्लाई करना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो जवाब में प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देना होगा, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर ही अटैक किए जाएंगे। तो जो विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले मणिपुर पर, वो इसके जरिए हासिल हो जाएगा। यही विपक्ष की कोशिश है और इसके जरिए जो पार्टी जो है वो मैसेज ये देना चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार नाकाम रही है। जी
शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह नजर आती है कि जो हारी हुई बाजी है उसे सामने रखकर विपक्ष परसेप्शन की लड़ाई जीतना चाहता है। बहरहाल शिया और सुन्नी मुसलमानों का जिक्र आपने बार बार सुना होगा। आज अहमदिया मुसलमानों के बारे में जानने की जरूरत है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले का समर्थन किया। आखिर ये अहमदिया कौन है, क्यों इन्हें नॉन मुस्लिम कहा जा रहा है, और क्यों अहमदिया को लेकर जमीयत जैसी जमात भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी दिख रही है, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का यह फरमान देखिए और सोचिए कैसे देश में चंद कट्टरपंथी अपनी शरीयत वाली सोच को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का यह फरमान मुसलमानों की ही एक जमात अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ है। इस फरमान में कहा गया है अहमदिया काफिर हैं, यानी अहमदिया समाज मुस्लिम नहीं है। ये कट्टरपंथी सोच सिर्फ आंध्र प्रदेश तक महदूद नहीं है, इसका सिरा कैसे देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ता है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे विवाद की टाइमिंग समझिए। 20 जुलाई को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को अहमदिया समुदाय की तरफ से चिट्ठी मिली। चिट्ठी में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की शिकायत की गई थी। चिट्ठी में अहमदिया समुदाय ने बताया था एक पुराने फतवे को आधार बनाकर वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है। जमात अहमदिया मुस्लिमा को इस्लाम के एक फ़िरके के तौर पर घोषित किया है। जमात अहमदिया मुस्लिमा को गैर मुस्लिम करार देने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। ये मुल्क के कानून के अनुसार भी और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार भी किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी मुसलमान कहलाने वाले को गैर मुस्लिम घोषित करे। अहमदिया समुदाय की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 21 जुलाई को आंध्र प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया। केंद्र ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को कानूनी विरोधी बताया। वक्फ बोर्ड के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायिक अधिकार नहीं कि वो किसी भी समुदाय के धर्म को डिक्लेयर करें या उसको एक्सकम्युनिकेट करें। कि वक्फ बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में एक फतवे को सरकारी ऑर्डर का अंजाम दिया। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद विवाद में खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला जमीयत उलेमाए हिंद भी कूद गया। जमीयत उलेमाए हिंद ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को सही बताया और कहा ये मुसलमानों की सर्वसम्मत राय है। केंद्र सरकार का लेटर गलत है। वक्फ बोर्ड का फैसला शरीयत के मुताबिक है। अप्रैल 1974 में 110 देशों से मुस्लिम संगठनों ने अहमदिया समुदाय को काफिर बताया था। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है। उस पर अभी जो है ये आज का जो सेशन है इस पे से रिलेटेड है। एक मिनट नहीं, हमने आपसे मैंने उनका जवाब देते हुए एक बात कही है। हमें सब पता है कि हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी जो चर्निंग है उसकी ज़रूरत है। सारी हमारी अपनी मसाइल हैं, हम इनको तय करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के इस प्रेस नोट के बाद सवाल ये, देश संविधान से चलेगा या फैसले शरीयत के मुताबिक होंगे? हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान की संसद जो कानून तय करेगी उसी के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को ऑपरेट करना पड़ेगा। ये संसद की गरिमा का सवाल है, ये देश के संविधान की गरिमा का सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये अहमदिया हैं कौन जिन्हें कट्टरपंथी मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों कट्टरपंथी अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार करते रहे हैं। असल में अहमदिया समुदाय सुन्नी मुसलमानों की सब कैटेगरी मानी जाती है। अहमदिया समुदाय से कट्टरपंथियों की चिढ़ की वजह इतिहास में दर्ज है। मार्च 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस समुदाय की शुरुआत की थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने लुधियाना में खुद को खलीफा घोषित किया था। अहमदिया समुदाय के लोग मानते हैं उनके गुरु यानी मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। विवाद की असल जड़ यही है। दरअसल पूरी दुनिया में कट्टरपंथी मानते हैं
मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर थे। वहीं अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद आखिरी पैगंबर थे। यही बात अहमदिया समुदाय को दूसरों से अलग बनाती है। हालांकि अहमदिया समुदाय से भी जुड़े लोग मोहम्मद साहब को भी पैगंबर मानते हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात दिलो जान से बानी इस्लाम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का पैगंबर और ख़ातमुन नबिय्यीन मानती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और इज़्ज़त के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और हमारा कलीमा भी वही कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन कट्टरपंथी अहमदिया समुदाय को भी अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं। दरअसल भारत के खिलाफ नफरत की आग पाकिस्तान से सुलगी थी। पाकिस्तान में हुक्मरानों ने तो बाकायदा कानून बनाकर अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया था। 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून बनाकर अहमदिया समुदाय को नॉन मुस्लिम करार दिया। 1982 में जियाउल हक ने अहमदिया को मुसलमान बताने पर रोक लगा दिया। पाकिस्तान में अहमदिया अगर खुद को मुस्लिम बताते हैं तो उन्हें सजा देने का प्रावधान है। सऊदी अरब जैसे कई मुल्कों ने अहमदिया समुदाय को बैन कर दिया। यहाँ तक कि अहमदिया समुदाय के हज करने पर भी बैन लगाया गया है। भारत में भी 90 के दशक में कुछ कट्टरपंथियों ने अहमदिया समुदाय के खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश की थी। तब देवबंद समेत कई जगहों पर अहमदिया समुदाय के लोगों के खिलाफ किताबें और पर्चे बांटे गए थे। लेकिन तब भी भारत में नफरती सोच वाले कट्टरपंथी की साजिश नाकाम हुई थी। इस बार भी कट्टरपंथी नाकाम रहेंगे, ये पक्का है। लेकिन ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब देश में चुनावी माहौल बन रहा है। ऐसे में अहमदिया मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमान यानी मुसलमानों का एक बड़ा तबका अब बीजेपी के साथ जुड़ता दिख रहा है। इस विवाद का 2024 में बड़ा राजनीतिक असर दिख सकता है। तो बीजेपी के लिए जो कल तक अछूत माने जाते रहे, अब देखिए कैसे उनके करीब पहुंच रहे हैं। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा बागेश्वर का लंदन टूर, प्लान कोहिनूर। देखते रहिए द इनसाइड स्टोरी। द इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों लंदन में रामकथा सुना रहे हैं। ब्रिटेन की सरजमी से बागेश्वर बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। अंग्रेजों की धरती पर बागेश्वर बाबा ने इस बार कोहिनूर हीरे का मुद्दा उठा दिया, जिसकी भारत वापसी को लेकर जब तब आवाजें उठती रहती हैं। तो आइए देखते हैं बागेश्वर बाबा का क्या है प्लान कोहिनूर। बाबा की आनंद के पागलों की याद रखना मेरे पागलों और इंग्लैंड के पागलों। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। कब आओगे? अपनी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय और चमत्कारी दावों से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले बाबा बागेश्वर ने इस बार लंदन जाकर कोहिनूर की पर्ची निकाली है। उनकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। तारीख 25 जुलाई 2023, जगह लेस्टर, इंग्लैंड। ब्रिटेन की धरती पर बना प्रजापति हॉल बाबा बागेश्वर की राम कथा में लीन था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। कुछ अंग्रेज भी हॉल में बैठकर राम कथा सुन रहे थे। तभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोहिनूर को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने भारतीय मूल के लोगों को जोश से भर दिया। सामने हमारे जैसे बैठे, बगल में अति VIP, इस तरफ और भी VIP, और कुर्सियों पर बैठे हैं। बोले कब आओगे? उनकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। यानी कोहिनूर का नाम लेते ही इंग्लैंड का प्रजापति हॉल तालियों और खुशियों से झूम उठा। साधु संतों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
कोहिनूर के नाम पर मानो नई जान आ गई। बागेश्वर धाम सरकार की इस बात से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। लंदन की जमीन को बाबा बागेश्वर ने अयोध्या के माहौल में बदल दिया। प्रजापति हॉल, इस हॉल की इस धरती पर हम लोग 7 दिन तक अपने मन मंदिर को, इस हॉल को अयोध्या बनाकर रामचरित्र की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक सैकड़ों कार्यक्रम कर चुके हैं, करोड़ों लोगों को राम कथा सुना चुके हैं, लेकिन जैसा माहौल उन्होंने लंदन में बनाया वैसा पहली बार है, क्योंकि अंग्रेजों के सामने बैठकर अंग्रेजों पर तंज कसना किसे कहते हैं वो बाबा बागेश्वर ने दिखा दिया। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, भगवान करे इनको हिंदी न आए, ये जो यहाँ अंग्रेज बैठे, यहाँ भी बैठे हैं, किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर, माय डियर वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा, वेलकम। बाबा बागेश्वर ने लंदन का माहौल बिल्कुल देसी बना दिया था। यहाँ उन्होंने भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत का भी जिक्र किया और ये बता दिया अब अंग्रेज मजबूरी में ही सही हिंदुस्तानियों की बात कितनी गंभीरता से सुनते हैं। आई एम ए स्पिरिचुअल टीचर। अब जैसे हैं सो हैं, तो कभी भारत इनके दादा परदादा गए होंगे, आज हम आए हैं, वो वहाँ पर ऐसे बैठ कर के लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे, आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार अंग्रेजी भाषा को लेकर अंग्रेजों पर तंज कस रहे थे और ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता ने कैसे अंग्रेजों को उनके सामने झुका दिया। ये लोग होते बहुत अच्छे हैं। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच माय डियर, कौन से कमिश्नर, थैंक यू वेरी मच क्राइम कमिश्नर मैथ्यू, डियर मैथ्यू, आप आए, हमें आप बगल में जो बैठे हो अंग्रेजी ठोक दो इन्हें। बाबा बागेश्वर ने लंदन की इस रामकथा में कई बातें कही, लेकिन कोहिनूर पर की गई उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उन्होंने कोहिनूर की बात सिर्फ मनोरंजन के लिए कही, लेकिन ये भी कह दिया कि जो उनके दिल में होता है वो साफ साफ बोल देते हैं। वैसे ये तो कह नहीं सकते कि कोहिनूर वापस दो, अभी हमको बहुत बार आना भी है। लोग कहेंगे अराजकता फैलाता है, वैसे ही हम बदनाम हैं, तो बस जो दिल में होता हम बोल देते हैं, देखो साफ साफ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भले ही ये बात मजाक में कही, लेकिन उनकी इस बात ने हिंदुस्तान के लोगों को एक बार फिर उस कोहिनूर की याद दिला दी जो कभी हिंदुस्तान के हाथ में होता था। कोहिनूर दुनिया का सबसे पुराना और प्रसिद्ध हीरा है। इसे आज तक न बेचा जा सका, न किसी ने खरीदने का प्रयास किया है। इसे या तो छीना गया, जीता गया या फिर गिफ्ट किया गया। मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का था, जो अब 105.6 कैरेट का रह गया है। कोहिनूर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, लेकिन सवाल है इस हीरे का संबंध हिंदुस्तान से कैसे है, तो समझिए। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुई। वहां के गोलकुंडा की खदानों में ये खुदाई के दौरान निकला था। आज ये कोहिनूर ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। ये हीरा इस वक्त ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब कोहिनूर का सुर छेड़ा तो बागेश्वर सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा गया, लंदन की कथा में गुरुजी ने कहा कोहिनूर लेकर आएंगे। ऐसे में सवाल है, क्या ये कोहिनूर दोबारा भारत वापस लाया जा सकता है? कोहिनूर दोबारा हिंदुस्तान आएगा या नहीं, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना समझिए ये हीरा अब तक कई देशों की सैर कर चुका, क्योंकि ये कई शासकों के सिर का ताज बन चुका है। शुरुआत में कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक में बदलता रहा। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय हासिल की और लाहौर संधि की घोषणा हुई। तब महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट किया। कोहिनूर 1850 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया
तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर को हिंदुस्तान वापस लाने की बात वक्त वक्त पर होती रही है और अब जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लंदन जाकर कोहिनूर के नाम की पर्ची खोली तब मामला फिर गरमा गया। चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।